भारत के प्राचीन विद्यापीठ। तो यहाँ पे जो है हमने अभी तक भारत के जो साहित्यिक विषय थे उनके विषय में जानकारी प्राप्त की। अब यहाँ पे आगे जो है हमें भारत के प्राचीन विद्यापीठ के विषय में जानकारी दी गई है, जो हम यहाँ पे जानेंगे। नालंदा बिहार के पटना जिला के बड़गांव नामक गांव के पास प्राचीन नालंदा विद्यापीठ स्थित है। भारतीय संस्कृति में बौद्ध और जैन परंपरा में नालंदा का बहुत अधिक महत्व है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि बिहार के पटना जिले के पास जो बड़गांव नामक गांव है, उस गांव के पास प्राचीन नालंदा विद्यापीठ स्थित है, जो कि भारतीय संस्कृति में बौद्ध और जैन परंपरा में नालंदा का बहुत ज़्यादा अधिक महत्व है। इस प्राचीन विद्यापीठ में महावीर स्वामी ने 14 चतुर्मास किया था, इसलिए यह स्थल जैन तीर्थ बना। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस प्राचीन विद्यापीठ में महावीर स्वामी जी जो थे, उन्होंने यहाँ पे 14 चतुर्मास किए थे, इसलिए यह जो स्थल है यह जैन तीर्थ स्थल बना। 5वीं सदी में कुमारगुप्त ने यहाँ एक विहार बनवाया था। उसके बाद नालंदा की प्रसिद्धि में वृद्धि हुई। तो यहाँ पे हमें बताया है कि 5वीं सदी जो थी, उस 5वीं सदी में कुमारगुप्त ने यहाँ एक विहार बनवाया था और उसके बाद यहाँ पे जो है नालंदा की प्रसिद्धि जो थी उसमें वृद्धि होने लगी थी। वहाँ हजारों हस्तलिखित ग्रंथों के अमूल्य भंडार थे। नालंदा विश्वविद्यालय था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि नालंदा में जो है हजारों हस्तलिखित ग्रंथ वगैरह जो है उनके अमूल्य भंडार है, काफ़ी सारे यहाँ पे ग्रंथ लिखे हुए मिले हैं और नालंदा जो है वह विश्वविद्यालय था। भारतीय संस्कृति की यह एक तीर्थधाम था। देश विदेश से विद्यार्थी यहाँ अध्ययन करने आते थे। महान यात्री ह्यूएन सांग भी यहाँ आया था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारतीय संस्कृति जो है उसका यह एक तीर्थधाम माना जाता था और देश विदेश से यहाँ पे जो विद्यार्थी थे वे लोग अध्ययन करने के लिए आते थे। और महान चीनी यात्री जो ह्यूएन सांग थे, ये यहाँ पे आके 5 वर्ष तक उन्होंने नालंदा में रहकर बौद्ध धर्म के विषय में जो है यहाँ पे अध्ययन किया था। आज तो इस महान विश्वविद्यालय के मात्र खंडहर ही देखने को मिलते हैं, फिर भी उन खंडहरों में घूमते घूमते भी देश की भव्य संस्कृति की एक झांकी देखी जा सकती है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि उस समय में यह जो है एक तीर्थधाम था और महाविश्वविद्यालय था। लेकिन आज तो जो है हमें महान विश्वविद्यालय में विद्यालय के केवल मात्र खंडहर, यहाँ पे खंडहर ही देखने को मिलते हैं, फिर भी इन खंडहरों में घूमते घूमते हमें हमारे देश की जो भव्य संस्कृति थी उसकी कुछ जानकारी प्राप्त होती है। तो उसके विषय में हमें थोड़ी सी झांकी यहाँ पे देखने को मिलती है। नालंदा से पढ़कर बाहर निकलने वाला विद्यार्थी भारत का आदर्श विद्यार्थी माना जाता था। ईसा की 5वीं से 11वीं सदी दौरान नालंदा शिक्षा का सर्वोत्तम केंद्र था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि नालंदा विद्यापीठ से पढ़कर जो विद्यार्थी बाहर निकलते थे वे भारत के आदर्श विद्यार्थी माने जाते थे। और ईसा की 5वीं सदी से जो 11वीं सदी थी, उस सदी दौरान नालंदा जो था वह शिक्षा का एक सर्वोत्तम केंद्र था। इस समय भारत में विश्व के श्रेष्ठ ग्रंथालय थे। तक्षशिला तथा नालंदा विद्यापीठ के ग्रंथालयों में अध्ययन और संशोधन करने के लिए देश विदेश से विद्यार्थी आते थे। इनमें से मात्र ह्यूएन सांग ही 657 हस्तलिखित ग्रंथ अपने साथ चीन ले गया था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि नालंदा विद्यालय जो था वह भारत का एक श्रेष्ठ ग्रंथालय और विद्यालय की तरह माना जाता था। इस समय भारत के विश्व श्रेष्ठ ग्रंथालय थे और तक्षशिला तथा नालंदा जो है यह विद्यापीठ के ग्रंथालयों में अध्ययन और संशोधन करने के लिए देश विदेश से यहाँ पे विद्यार्थी आते थे। इनमें से जो ह्यूएन सांग चीनी यात्री आए थे वे 657 हस्तलिखित जो ग्रंथ थे वे अपने साथ चीन लेके गए थे। 7वीं सदी में ह्यूएन सांग ने मुलाकात की थी। महाविद्यालय में 7 बड़े भवन थे। व्याख्यान के लिए 300 व्याख्यान कक्ष थे। विद्यार्थियों के रहने के लिए खास मठ बनवाए गए थे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि 7वीं सदी में ह्यूएन सांग जो है उन्होंने मुलाकात की थी और महाविद्यालय में 7 बड़े भवन थे। व्याख्यान के लिए 300 व्याख्यान कक्ष थे तथा विद्यार्थियों के रहने के लिए खास मठ बनवाए गए थे। विद्यापीठ के निर्वाह के लिए कई गांव दान में मिले थे। गांवों में से प्राप्त आय से विद्यार्थियों को निःशुल्क भोजन और वस्त्र दिया जाता था।
तो यहाँ पे हमें बताया है कि विद्यापीठ के निर्वाह के लिए जो है, जैसे कि राजा हर्षवर्धन जो वगैरह जो थे, उन्होंने कई सारे जो 100 जितने गांव जो है यहाँ पे दान में दिए थे, मठ वगैरह बनवाए थे। और राजा हर्षवर्धन जो थे, उन्होंने भी यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय की जो प्रसिद्धि है उसके लिए काफ़ी कार्य किए थे। तो इस तरह से अलग अलग राजाओं ने कार्य किए, जिसकी वजह से गांव से प्राप्त होने वाली जो है, जो फ्री में यहाँ पे इनको मुफ्त में जो गांव मिले, उन गांव से जो दान मिलते थे उनसे आय जो प्राप्त होती थी, जिससे विद्यार्थियों को निःशुल्क भोजन और वस्त्र दिया जाता था। यहाँ के ग्रंथालय वाला क्षेत्र धर्मगंज कहलाता था। इस सन की 5वीं से 11वीं सदी तक नालंदा की प्रसिद्ध विद्या केंद्र के रूप में थी। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यहाँ के ग्रंथालय वाला क्षेत्र जो था वह धर्मगंज कहलाता था। और इसी सन की 5वीं से 11वीं सदी तक नालंदा की प्रसिद्धि जो है वह विद्या केंद्र के रूप में थी। तो यहाँ तक हमने नालंदा के विषय में जानकारी प्राप्त की। तो यहाँ पे विद्यार्थियों, आपको नालंदा विद्यापीठ का जो है यहाँ पे चित्र बताया गया है, जो अभी केवल हमें एक खंडर के रूप में ही दिखाई देता है, परंतु प्राचीन समय में जो यह है, यह शिक्षा का एक जो है सर्वोत्तम केंद्र माना जाता था। और यहाँ पे देश विदेश के अनेक विद्यार्थी जो है अध्ययन हेतु आते थे। अब हम यहाँ पे आगे तक्षशिला के विषय में जानेंगे। तक्षशिला वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित रावलपिंडी से पश्चिम प्राचीन तक्षशिला विद्यापीठ थी। वह प्राचीन गांधार प्रदेश की राजधानी का शहर था। इस विद्यापीठ में 64 विद्याओं की शिक्षा दी जाती थी। तो यहाँ पे हमें बताया है कि वर्तमान समय में पाकिस्तान में जो स्थित रावलपिंडी है, वहाँ से पश्चिम प्राचीन तक्षशिला विद्यापीठ है। वह प्राचीन गांधार प्रदेश की राजधानी का एक शहर था और इस विद्यापीठ में जो है 64 विद्याओं की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ अधिकतर विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर अध्ययन करते थे। भगवान बुद्ध के शिष्य जीवक ने यहाँ आयुर्वेद का पाठ सीखा था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यहाँ पे जो विद्यार्थी आते थे वे गुरु के आश्रम में रहकर ही अध्ययन करते थे। और भगवान बुद्ध के शिष्य जीवक में जो जीवक थे, उन्होंने यहाँ आयुर्वेद का पाठ सीखा था। दंत कथानुसार रघुकुल में जन्म लेने वाले राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष के नाम पर से इस स्थल का नाम रखा गया। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि लोगों के कहे अनुसार जो रघुकुल में जन्म लेने वाले राम के भाई भरत थे, उनके पुत्र तक्ष के नाम पर से इस स्थल का नाम तक्षशिला रखा गया। 7वीं सदी में यह महत्वपूर्ण विद्या केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि 7वीं सदी जो थी उस समय में यह जो तक्षशिला था, यह महत्वपूर्ण विद्या केंद्र के रूप में स्थित था। विद्यार्थियों को जिस विषय में रुचि हो उसी की शिक्षा दी जाती थी। अपनी इच्छा के अनुसार कितनी भी संख्या में शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ा सकता था। फिर भी सामान्यतः एक शिक्षक के पास लगभग 20 विद्यार्थी पढ़ते थे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि उस समय में विद्यार्थियों को जिस विषय में रुचि होती थी उसी विषय में केवल शिक्षा दी जाती थी और अपनी इच्छा के अनुसार जो है कितनी भी संख्या में शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ा सकते थे। फिर भी सामान्यतः एक शिक्षक के पास पढ़ाने के लिए 20 जितने विद्यार्थी थे। वाराणसी, राजगृह, मिथिला और उज्जैन जैसे दूर के नगरों से विद्यार्थी यह शिक्षा प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में आते थे। वाराणसी के राजकुमार यह शिक्षा प्राप्त करते थे। कौशल के राजा प्रसेनजीत, व्याकरण शास्त्री पाणिनि और राजनीतिज्ञ कौटिल्य ने भी यही शिक्षा प्राप्त की थी, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि वाराणसी, राजगृह, मिथिला, उज्जैन जैसे दूर दूर के नगरों से विद्यार्थी जो है यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में आते थे। और वाराणसी के राजकुमार जो थे वे भी यहीं पे शिक्षा प्राप्त करते थे। उसके बाद जैसे कि जो व्याकरण शास्त्री पाणिनि और राजनीतिज्ञ कौटिल्य वगैरह जो थे, उन्होंने भी यहाँ पे ही शिक्षा प्राप्त की, ऐसा माना जाता है। तक्षशिला उच्च शिक्षा का केंद्र था। सामान्य स्थिति के विद्यार्थी गुरु के घर रहकर पढ़ते थे। यहाँ वेद शास्त्र किया, गज विद्या, धनुर्विद्या, व्याकरण, तत्वज्ञान, युद्ध विद्या, खगोल, ज्योतिष वगैरह की शिक्षा दी जाती थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य और स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य ने यही शिक्षा प्राप्त की थी। 5वीं सदी के आरंभ में चीन के फाहियान ने इस स्थल की मुलाकात की थी। तो यहाँ पे हमें बताया है कि तक्षशिला जो है वह उच्च शिक्षा का एक केंद्र माना जाता
था। और सामान्य स्थिति के जो विद्यार्थी थे वे गुरु के घर पर रहकर पढ़ते थे और शिक्षा प्राप्त करते थे। यहाँ पे जो है वेद संबंधी शास्त्र क्रिया, गज विद्या, धनुर्विद्या, व्याकरण, तत्वज्ञान, खगोल, ज्योतिष वगैरह जो है इन सब की शिक्षा दी जाती थी। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु चाणक्य थे उन्होंने भी और स्वयं चंद्रगुप्त ने भी यही से शिक्षा प्राप्त की थी। 5वीं सदी के आरंभ में चीन के जो फाहियान थे उन्होंने इस स्थल की मुलाकात ली थी, इसके लिए वे भारत आए थे। वाराणसी, काशी। वाराणसी यात्रा धाम के रूप में प्रसिद्ध है। ईस्वी सन की पूर्वी सदी में यह भारत का प्रसिद्ध विद्या केंद्र था। उपनिषद काल में यह आर्य संस्कृति और धर्म के केंद्र के रूप में विकसित हुआ। इसके राजा अजातशत्रु उपनिषद कला में एक तत्वज्ञानी और विद्या के पोषक थे। व्यास संहिता में महर्षि देवव्यास का आश्रम यही होने का उल्लेख है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जैसे हम सभी जानते हैं वाराणसी जो है यह यात्रा धाम के रूप में प्रसिद्ध है और ईस्वी सन की पूर्वी 7वीं सदी में यह भारत का एक प्रसिद्ध विद्या केंद्र था। उपनिषद काल में यह आर्य संस्कृति और धर्म के केंद्र के रूप में विकसित हुआ था और इसके जो राजा अजातशत्रु थे वे उपनिषद कला में एक तत्वज्ञानी और विद्या के पोषक भी थे। व्यास संहिता में जो महर्षि देवव्यास है उनका आश्रम यही होने का उल्लेख जो है वह ग्रंथों में वगैरह किया हुआ है। भगवान बुद्ध ने अपने मत के प्रचार और प्रसार के लिए वाराणसी को पसंद किया था। आदि शंकराचार्य जैसे समर्थ तत्वज्ञ को अपने वेदांत के नूतन सिद्धांत की स्वीकृति के लिए काशी जाना पड़ा था। चैतन्य महाप्रभु और पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी ने भी अपने वैष्णव संप्रदाय की प्रतिष्ठा यही प्राप्त की थी। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भगवान बुद्ध जो है उन्होंने अपने मत के प्रचार और प्रसार के लिए सर्वप्रथम वाराणसी को पसंद किया था और उसके बाद में शंकराचार्य जैसे जो तत्वज्ञ है और उन्होंने अपने वेदांत के नूतन सिद्धांत की स्वीकृति के लिए काशी उनको जाना पड़ा था। चैतन्य महाप्रभु और पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक जो वल्लभाचार्य जी है उन्होंने भी वैष्णव संप्रदाय के लिए प्रतिष्ठा यहीं से प्राप्त की थी। पंजाब के विद्वान परिवारों की जब स्थानांतरण करना पड़ा तब वे मुख्य रूप से काशी और कुछ संख्या में कश्मीर जाकर बसे। अन्य राजाओं के राजकुमार भी यहाँ उच्च शिक्षा के लिए आते थे। सम्राट अशोक के आश्रय में वाराणसी का सारनाथ मठ प्रसिद्ध विद्याधाम बना। तो यहाँ पे हमें बताया है कि पंजाब के जो विद्वान परिवार थे उन परिवारों को जब स्थानांतरण करना पड़ा तब जो है वे मुख्य रूप से काशी और कुछ संख्या में जो लोग थे वे कश्मीर में जाकर रहे और अन्य राजा जो थे उन राजाओं के राजकुमार भी यहाँ पे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे और यहाँ पे वे उच्च शिक्षा प्राप्त करते थे। सम्राट अशोक के आश्रय से जो वाराणसी का सारनाथ मठ है वह भी प्रसिद्ध विद्याधाम बना था। तो इस प्रकार से वाराणसी जो है यह भी शिक्षा के लिए एक जो है प्रसिद्ध विद्याधाम था। वल्लभी ईस्वी सन की 7वीं सदी में गुजरात का यह विद्याधाम का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। वल्लभी को विशाल और अत्यंत प्रसिद्ध विद्याधाम बनाने में मैत्रक वंश के तत्कालीन शासकों और नागरिकों का विशेष योगदान था। 17वीं सदी में भिक्षुक विद्यार्थी रहते थे। तो यहाँ पे हमें बताया है ईस्वी सन के 7वीं शताब्दी में गुजरात का यह एक विद्याधाम का प्रसिद्ध जो है शिक्षा केंद्र माना जाता था जो कि गुजरात में आया हुआ था। वल्लभी को विशाल और अत्यंत प्रसिद्ध विद्याधाम बनाने में मैत्रक वंश के जो तत्कालीन शासक और नागरिक थे उन्होंने यहाँ पे विशेष योगदान दिया था कि जिससे यह जो है वल्लभी एक शिक्षा का केंद्र बन सके। और 7वीं सदी में भिक्षुक विद्यार्थी यहाँ पे रहते थे। तब वल्लभी बौद्ध मत के हीनयान पंथ का केंद्र था। 7वीं सदी के मध्य में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान स्थिरमती और गुणमती वल्लभी के अग्रगण्य आचार्य थे। सुदूर गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र से विद्यार्थी यहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। चीनी यात्री सिंह ने लिखा है कि वल्लभी पूर्वी भारत के प्रसिद्ध शिक्षा संस्थान नालंदा से स्पर्धा करती थी। तो यहाँ पे जो है हमें बताया है कि इस प्रकार से यहाँ पे भी जो है काफ़ी सारे विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। और चीनी यात्री सिंह जो है उन्होंने लिखा है कि वल्लभी जो है
वह पूर्वी भारत के प्रसिद्ध में शिक्षा संस्थान केंद्र जो नालंदा आया हुआ है उसके साथ स्पर्धा करते थे। तो इस प्रकार से वल्लभी जो है यह भी एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। वल्लभी एक राजधानी और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था। ईस्वी सन 480 से सन 775 वल्लभी के शासक मैत्रक राजा भी विद्या और विद्यापाठ के महान आश्रयदाता थे। यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि मैत्रक वंश के राजा बौद्ध नहीं थे, सनातनी थे, फिर भी इस संस्था की सहायता करते थे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि वल्लभी एक राजधानी और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था और वल्लभी के जो शासक मैत्रक राजा जो थे वे भी विद्या और विद्यापीठ के एक महान आश्रयदाता थे कि जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पे जो है शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि मैत्रक वंश के राजा जो थे वे बौद्ध नहीं थे, सनातनी थे, फिर भी वे इस संस्था को सहायता करते थे। ईस्वी सन 775 में अरबों ने आक्रमण किया और मैत्रक पराजित हुए तथा विद्यापीठ बंद हो गया। यहाँ प्रसिद्ध विद्वानों के नाम दरवाजों पर लिखे जाते थे। विद्वान राज्यसभा में अपना पांडित्य दिखाकर राजतंत्र में उच्च अधिकार प्राप्त करते थे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि ईस्वी सन 775 में अरबों ने जो है आक्रमण किया जिसमें कि मैत्रक जो थे वे पराजित हुए तथा यह जो विद्यापीठ था वल्लभी यह बंद हो गया। और यहाँ प्रसिद्ध विद्वानों के नाम जो है वह दरवाजे पर लिखे जाते थे। विद्वान राज्यसभा ने अपना पांडित्य दिखाकर राजतंत्र में उच्च अधिकार प्राप्त करते थे। यह प्रसिद्ध विद्यापीठ थी। ज्ञान की आराधना तथा विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्रणाली के कारण भारत में ही नहीं बल्कि तत्कालीन विश्व में भी यह प्रसिद्ध थी। इस विद्यापीठ में देश विदेश से अध्ययन करने के लिए विद्यार्थी आते थे। सही अर्थ में यह अंतर्राष्ट्रीय विद्यापीठ थी। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यह जो है एक प्रसिद्ध विद्यापीठ थी। ज्ञान की आराधना तथा विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्रणाली के कारण केवल भारत में ही नहीं बल्कि तत्कालीन विश्व में भी यह काफ़ी प्रसिद्ध थी। और इस विद्यापीठ में देश विदेश के अध्ययन करने के लिए काफ़ी सारे विद्यार्थी आते थे जिसकी वजह से इसे अंतर्राष्ट्रीय विद्यापीठ कहा जाता था। इसमें लगभग प्रत्येक विद्या शाखाओं से संबंधित शिक्षा दी जाती थी। इन सभी विद्यापीठों का निर्वाह राजा और श्रेष्ठियों द्वारा मिले दान से होता था। यह वास्तविकता तत्कालीन समाज की विद्या के प्रति प्रेम और निष्ठा दर्शाता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इसमें जो है प्रत्येक विद्या शाखाओं से संबंधित शिक्षा दी जाती थी और इन सभी विद्यापीठों का निर्वाह जो है वह राजाओं और श्रेष्ठियों द्वारा जो दान मिला होता है उससे होता था। तो यह जो वास्तविकता हमें आज की समाज की जो विद्या देखने को मिलती है उसके विषय में जो है यहाँ पे विद्या के प्रति जो प्रेम और निष्ठा जो है वह दर्शाता है। भारतीय विद्या, कला और ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने वाली ये विश्वविख्यात यूनिवर्सिटियाँ थी। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारतीय विद्या, कला और ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने वाली जो यह विश्वविख्यात जो है यूनिवर्सिटियाँ उसमें यह यूनिवर्सिटियाँ थी। तो हमारा यह प्रकरण यहाँ पे ख़त्म होता है। विद्यार्थियों आगे इसके जो यह स्वाध्याय दिया है यह आपको नोट में लिखना है। धन्यवाद।